नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू द तांडव डिफेंस एकेडमी। आज कंटिन्यू करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पोर्शन, जहां पर आप कैलकुलेट करना सीखेंगे टाइम पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। फंक्शन जो रहते हैं उनके भी क्या रहते हैं, टाइम पीरियड होते हैं। ओके, तो हमारे पास ऐसे कौन से अलजेब्रिक फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो आपके लिए 30 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। एल एन मीन्स क्या है, लॉग है। एल एन मीन्स होता है लॉग, जिसका बेस क्या होता है, अगर मैंने एल एन एक्स लिखा है मीन्स ये लॉग है और जिसका बेस कितना है, ई है। क्लियर। एल एन कहीं पे भी लिखा होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि लॉग का बेस क्या है, ई है। और जब कभी भी आपको लॉग के बेस ई से अगर 10 में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़े तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जब कभी भी लॉग का बेस आपको ई से कहाँ पे लेके जाना है, 10 में लेके जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जो हमारे पास लॉग टेबल अवेलेबल है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ना कि ई होता है। तो ई यहाँ पर क्या है, ई की वैल्यू मैथ्स में हम कितना यूज़ करते हैं, 2.72। क्लियर। ई की वैल्यू जो डिफाइन की जाती है वो कितनी होती है, 2.72। पहले, अभी तो नहीं आता है, पहले कुछ सालों पहले क्वेश्चंस आता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ई अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ई की वैल्यू आप दशमलव के 10 स्थानों तक लिख सकते हैं, जो होती है आपके पास 2.71 8281 8281, ये रिपीट होती है। तो 2 4 6 8 10। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो ई होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो दशमलव के 10 स्थानों तक की अगर हम बात करें तो ई की वैल्यू होती है 2.71 8281 8281, रिपीट होता जाता है। इसलिए हम ई को अप्रॉक्सीमेटली कितना यूज़ कर सकते हैं, 2.72 आप उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये मैथ्स में किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू। कहाँ से आती है, तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, मैंने आपको क्या सिखाया था, लॉग का कौन सा बेस चेंजिंग फार्मूला। तो आपको क्या आना चाहिए, लॉग का बेस चेंजिंग फार्मूला कैलकुलेट करते आना चाहिए। क्या होता है बेस चेंजिंग फार्मूला, अगर अलग से आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस चेंजिंग फार्मूला जो कि आपको हर जगह यूज़फुल होगा, इसे बोला जाता है बेस चेंजिंग फार्मूला। ठीक है। आप किसी भी चीज़ का क्या चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके। तो सपोज हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, बेस में ए है बी है। अब मुझे फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएशन करना है तो लॉग का बेस कितना चाहिए रहता है, ई। और मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लॉग का बेस कितना चाहिए रहता है, 10। तो हमें कभी ई की आवश्यकता होती है, कभी 10 की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो मुझे सपोज इसका बेस ई बनाना है, तो मैंने बेस ई बना दिया और यहाँ पे कितना लिखूंगा, ए। और यहाँ पर भी लॉग का बेस मैंने कितना बना दिया, ई। और यहाँ पे किसको लिखूंगा, बी को, है ना। ओके। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की, तो लॉग बी लिखेंगे और यहाँ पर जो बेस था उसका लॉग ले लेंगे। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला, है ना। ये किसी का भी आधार बदल सकता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बेस चेंजिंग फार्मूले के नाम से जाना जाता है, जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल से आपको नेचुरल log 10 के बेस में जाना हो तब आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इसका बेस चेंज करके बता रहा हूँ आपको। log ई एक्स है तो आपको log का बेस कितना लिखना पड़ेगा, 10। आपने यहाँ किसको लिखा, x को, और log का बेस कितना लिखेंगे आप, 10। और यहाँ क्या लिखेंगे, e। और e की वैल्यू आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है कि e की वैल्यू कितनी होती है। e की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स हम कितना यूज़ करते हैं, 2.72 यू उपयोग करते हैं, है ना। किसी की वैल्यू होना और किसी का उपयोग करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। दोनों में अंतर है। आपका एक्चुअल नाम होना, है ना, और कोई अलग नाम होना, है ना, जो यूज़ किया जाए, मतलब रियल। तो रियल वैल्यू क्या होती है, 2.718281। ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहती है, बट उपयोग करने के लिए हम उसे कितना लिख लेते हैं, 2.71। तो इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा। तो ये जो 1 अपॉन की वैल्यू आती है ना, किसकी वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय, हम जो वैल्यू लिखते हैं
1 डिवाइडेड बाय log 10 2.72 की जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज नोन एज द नेपियर्स वैल्यू, है ना। इस वैल्यू का नाम क्या होता है? नेपियर्स वैल्यू। किन्होंने डिफाइन की थी? नेपियर ने, इसलिए इसका नाम होता है नेपियर्स वैल्यू के नाम से जाना जाता है। डन। इस वैल्यू को, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना निकलता है? 2.303 निकलता है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी आपको क्या करना हो, ई बेस से बेस 10 में जाना हो, तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 को। और इस पूरी वैल्यू का जो स्पेशल नाम होता है, उस वैल्यू को हम किस नाम से जानेंगे? दैट इज नेपियर्स वैल्यू, है ना। तो नेपियर्स वैल्यू का उपयोग करके हम बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे पास लॉग के बेस ई की कोई भी लॉगरिथमिक टेबल अवेलेबल नहीं होती है। तो बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, तभी हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल फॉर्मूला होता है। जहाँ कहीं भी लॉग की आवश्यकता पड़ती है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि डिफरेंशिएशन की बात करें, डी डी एक्स ऑफ आपको कैलकुलेट करना हो लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको बताना हो कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में 1/x अगर आप लिखते हैं तो 101% गलत होंगे। क्यों? log x का डेरिवेटिव 1/x तभी होता है जब log का बेस क्या हो? e हो। और अगर e के अलावा log का बेस कुछ और मिलता है तो आप उसका डेरिवेटिव क्या नहीं लिख सकते हैं? 1/x नहीं लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपसे जब पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? बेस चेंजिंग फार्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव है log 10x का, ओके। तो आपको बेस को कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ log का बेस क्या बना देंगे? e, यहाँ पर x को लिखेंगे, और log का बेस e किसको लिखेंगे? 10 को लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे आप एज इट इज़ लिखेंगे, और किसका डेरिवेटिव मिला? log x का। तो log x का डेरिवेटिव 1/x तभी होता है जब log का बेस क्या हो? e हो। अगर e के अलावा कुछ और बेस है तो उस समय log x का डेरिवेटिव अगर आप 1/x लिखते हैं तो वो टोटली गलत होता है। तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। और इस वैल्यू को आप एक और नाम से लिख सकते हैं। क्या लिख दिया? ln x। तो अगर मैं ln x लिखता हूँ तो ये अंडरस्टूड होता है। अगर मैं इसे ln x लिखता हूँ, ln x लिखा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि log का बेस कितना है? e है। क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ें आपको यूज़ करते आना चाहिए। बेस चेंजिंग फार्मूले की वैल्यू क्या होती है, बेस चेंजिंग फार्मूले को कैसे उपयोग किया जाता है, तो बेस चेंजिंग फार्मूले का ये रूल है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और अदर वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। डन, है ना। तो ये परफेक्ट होना चाहिए कि लॉग का बेस चेंजिंग फार्मूला होता क्या है और कैसे उसे यूज़ में लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो चलते हैं किस पर? पीरियोडिक फंक्शन पर। तो पीरियोडिक फंक्शन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम पीरियड। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन समझिएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या? टाइम पीरियड किसे बोला जाता है? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जिसके बाद अगर वो वैल्यू रिपीट होती है या साइकिल रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एफ ऑफ कितना? एक्स प्लस टी। यदि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा,
यदि f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलती है, f ऑफ x के बराबर मिलती है, तो यहाँ पर जो t है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ t, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, और वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, है ना। वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जीरो नहीं लेंगे, जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। तो द मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टी, मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम क्या लिखें, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे आप क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन का आप क्या बोलेंगे, इसे टाइम पीरियड बोलेंगे। कब, यदि f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू आपको f ऑफ x मिलती है, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, है ना, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। किसका, उस फंक्शन का। क्लियर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी ये। तो यहाँ पर जो t है उसे आप क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ेंगे, है ना, उस फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ेंगे। ओके, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, और वैल्यू क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो हमारे पास आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई अलजेब्रिक फंक्शन है क्या कि जो पीरियोडिक होता है, तो पूरे मैथ्स के अलजेब्रा में मात्र एक ऐसा फंक्शन होता है अलजेब्रिक जो पीरियोडिक होता है, उसके अलावा पूरे अलजेब्रा में एक भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रिक फंक्शन की, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन में एक ऐसा भी फंक्शन होता है जो क्या होता है, पीरियोडिक होता है ना। अलजेब्रिक फंक्शन जिसे हम पढ़ते हैं, आपने दो तरीके से फंक्शन की चीज़ें, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी फंक्शन को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल पार्ट प्लस कितना, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, मैथ्स में हर एक वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x है तो इसे हम बोलते हैं GIF, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, तो दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आपको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्रैक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करता है। चलो विथ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.303 एक वैल्यू है, मैंने इसे GIF के अंदर इनपुट दिया 2.303, और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर 2.303 को सप्लाई किया। तो इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2.303 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा आपको, 0.303। इस वैल्यू को ऐड करें तो अगेन आपको कितना मिल जाएगा, 2.303, 2.303। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसा होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और जिसका टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पूरे अलजेब्रा में, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन एक अलजेब्रिक फलन है f ऑफ x इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस के अंदर x को लिखना, करली ब्रेसेस के अंदर x को लिखना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है ना। इसे किस नाम से जानेंगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो पीरियोडिक होता है। इसके ग्राफ की आप बात करें तो अगर आप 0 देते हैं तो 0 मिलता है, 0.1 दिया तो 0.1 बढ़ता जाएगा, जैसे ही 1 पे पहुंचेगा वापस नीचे गिरेगा, फिर 1.1 पे 0.1 फिर बढ़ेगा, जैसे ही इंटीग्रल वैल्यू 2 पे पहुंचता है नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है 3 पर,
इस तरह से ये ग्राफ चलता जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसमें क्या कहानी हो रही, हर एक 1 यूनिट के बाद 1 यूनिट का जो टाइम इंटरवल होता है उसके बाद ये साइकिल रिपीट होता है। तो पूरे मैथ्स में एकमात्र अलजेब्रिक फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि क्या होता है, पीरियोडिक होता है और टाइम पीरियड की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी होती है, टाइम पीरियड इसका होता है 1 यूनिट। कितने का, 1 यूनिट का टाइम पीरियड होता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, है ना। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको परफेक्ट तरीके से ध्यान रखना चाहिए। एकमात्र ऐसा स्पेशल फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो कि क्या होता है, पीरियोडिक होता है। इसके अलावा पूरे मैथ्स में एक भी ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है जो कि क्या हो, पीरियोडिक हो और जिसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट करे। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका ग्राफ भी आपको डिस्क्राइब करते आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है ना। और ज़्यादा ग्राफ पढ़ना है आपको तो एक स्पेशल बुक यूज़ कीजिए, है ना, पूरे एनडीए के उसमें हमें फंक्शन और सभी के लिए एक स्पेशल बुक है दैट इज़ प्ले विथ ग्राफ, है ना, ये सभी को यूज़ करना चाहिए। क्या, प्ले विथ ग्राफ। ओके, स्पेशल बुक प्ले विथ ग्राफ पढ़ना कंपलसरी है। एक पतली सी बुक आती है बाय अमित एम अग्रवाल। ओके, प्ले विथ ग्राफ में हमें सारे डिफरेंट टाइप के, चाहे 11th-12th के ग्राफ हो चाहे ग्रेजुएशन के हो, A to Z सारे ग्राफ कवर है। तो एक ही बुक से हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, दैट इज प्ले विथ ग्राफ। डन, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन की बात हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो सपोज मैंने साइन एक्स लिखा, है ना, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, साइन एक्स लिखा है। हम इसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इसे ग्राफ से भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको याद भी रहे और आप अगर भूल जाते हैं तो ग्राफिकली आप उसे कैलकुलेट कर पाएँ। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते आता है हमें, है ना। साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की बोलूँ आपको, 0, ये π/2, ये वैल्यू पाई, ये 3π/2 और कितना 2π। डन। देन मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो जो साइन एक्स का ग्राफ चलता है सेम प्रोसेस नेगेटिव में, 0 पे कितना मिलता है 0, π/2 पे कितना 1, पाई पे अगेन कितना 0, 3π/2 पे -1 एंड 2π पे 0। क्या पता है आपको, साइन का n पाई इंटीग्रल मल्टीपल, n किसको बिलोंग करे, z को, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन n पाई कितना होता है, 0 होता है ना। अगर n इंटीजर है और वो पाई का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। एक स्मूथ कर्व आप फॉर्म करेंगे, सेम कहानी यहाँ पर भी चलती रहेगी। ओके, ये ग्राफ होता है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, साइन एक्स का। तो साइन एक्स अपनी ज़िंदगी में मिनिमम वैल्यू क्या देता है, आपसे रेंज पूछी जाए तो इसकी रेंज पूछे तो रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से कहाँ तक होती है, +1 तक होती है, ठीक है, -1 से +1। और यहाँ पर अगर डोमेन की बात करते हैं तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होंगे, सारे रियल नंबर, जो भी वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। 0 डिग्री, π/2, है ना, रेडियन में या डिग्री में, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और चाहे वैल्यू किस में हो, रेडियन में है, दोनों में आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, डोमेन मतलब इनपुट। इनपुट आप क्या क्या दे सकते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डोमेन होता है। और रेंज का मीनिंग क्या होता है, परिसर का मतलब क्या होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो साइन एक्स में आप इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर आपके पास क्या होंगे, डोमेन होंगे। और जो रेंज है वो होगी कहाँ, -1 से +1 तक की जो
वैल्यूज होती है वो आपके पास क्या होती है, रेंज होती है ना, जिसे हम रेंज डिफाइन करेंगे, परिसर बोलेंगे, तो -1 से +1। ओके, अब इस इंटरवल को देखते हैं। अब इस इंटरवल में वैल्यू को आप फाइंड आउट करें कि वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, उसके बाद सेम वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे 0 से लेके पाई तक तो ये सेम वैल्यू चलेगी, इसके बाद ये साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। आ गई क्या बात समझ में? साइन एक्स में जो भी वैल्यू का रिपीटेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट चीज़ें आई थी वही जो है रिपीट होना स्टार्ट होती है, कहाँ से, 2 पाई इंटरवल के बाद, इसलिए साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। टी इक्वल्स टू कितना लिखेंगे आप, 2 पाई डिफाइन होगा, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई डिफाइन कर देंगे। क्लियर? तो साइन एक्स का जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो आपको याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पे हम दूसरी वैल्यूज़ का टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे। ओके, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड हो गया आपके पास कितना, 2 पाई। अब यहाँ पर साइन में कुछ चेंजेस करता हूँ, आपसे बोला जाए कि टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एम एक्स, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अब उसका एंगल किसी और का मल्टीपल आ गया, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, साइन एक्स का। तो टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करें ऑफ साइन एक्स, टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स होता है आपके पास कितना, 2 पाई। ओके, अब एंगल के मल्टीप्लाई में क्या था, 1 था, इसलिए क्या मिला था, 2 पाई मिला था। लेकिन अब यहाँ पर टाइम पीरियड आपसे किसका पूछा गया है, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है साइन ऑफ एम एक्स का, है ना। तो m क्या है, कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई की गई है, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू से उसके टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी साइन एक्स सिंगल पावर की बात की है मैंने, कोई उसका स्क्वायरिंग नहीं की, कोई क्यूबिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या लिखा हो, साइन एक्स लिखा हो, तो उसका टाइम पीरियड आपको कितना मिलेगा, 2 पाई। और अगर एम एक्स आ गया तो जो एंगल है वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखिए, आप उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एक्स साइन ऑफ 5x, साइन 5x का टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड बताना है, टी कैलकुलेट करना है, किसके लिए, साइन ऑफ 5x का। तो आप साइन x का टाइम पीरियड जानते थे, है ना, साइन x का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई और किससे डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना, 5, है ना। 2 पाई जो भी कोएफिशिएंट है x का, तो मैं इसे एक तरीके से और लिखूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि 2 पाई डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, गुणांक जो होगा, किससे डिवाइड करेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो गुणांक होगा उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हर एक वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस किसके फॉर्म में लिखा हुआ होगा, साइन के फॉर्म में, उसका आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, किसका टाइम पीरियड निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर अब जरूरी तो नहीं है कि पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी आ सकती है, 5/2 भी हो सकती है, 3/2 भी। तो इसको एक जनरलाइज करते हैं, क्या करते हैं अपन, जनरलाइज कर देते हैं। तो जब कभी भी साइन की पावर में क्या लिखा होगा, n लिखा होगा, साइन की पावर में क्या होगा, nx होगा, पावर क्या है, n है। तो अगर साइन की पावर में n है और n किसको बिलोंग करेगा, n जो है या तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर हो या फ्रैक्शन हो, n किसको बिलोंग करे, ऑड, या फिर क्या हो, फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन में समझ गए, 1, 1, 3, 5 इस तरह से हो, एक्सेट्रा, ये ऑड नंबर हो जाएगा आपके पास। या फिर फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो 2/5, 5/4 एक्सेट्रा, ऐसा लिखा हुआ आप देखेंगे, उस समय इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 पाई होगा। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलेगी, ऐसे फंक्शंस, है ना, साइन के, वो हर एक फंक्शन जिसकी पावर या तो ऑड नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा,
तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन के फॉर्म में, कंडीशन ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर या फिर फ्रैक्शन, है ना, इवन की बात नहीं की है, ठीक। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई। और अगर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में आ गया तो भी क्लियर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स साइन की पावर n है, और अगर एंगल में m मल्टीप्लाई में आ गया उस सिचुएशन में इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपके पास बनेगा 2 पाई अपॉन n, है ना। क्या कंडीशन, दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो n कुछ भी वैल्यू हो, ऑड होगा, इवन होगा या फ्रैक्शन में होगा, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है और फ्रैक्शन, तो या तो फ्रैक्शन है या ऑड है, तो आंसर कितना 2 पाई है। अगर एंगल के मल्टीप्लाई में कुछ नज़र आता है तो उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये किसकी कहानी, जन्म कुंडली कंप्लीट होती है साइन एक्स की। तो साइन वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके साथ आप इस तरह से डील कर सकते हैं। अब इवन पावर की बात करते हैं। इवन पावर, अगर आपको पावर क्या हो, इवन हो, पावर ऑफ साइन एक्स, साइन पावर ऑफ साइन एक्स इज इवन। जब कभी भी इवन बने तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लीजिए, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप इजीली उस फंक्शन का टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, बट सभी का नहीं बना सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको समझ में आना चाहिए। या तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तब, या फिर मोड लिखा हो, इस फंक्शन के अंदर क्या लगाया गया हो, मोड लगाया गया हो, तो भी मतलब वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। चलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है ना, पाई बाई 2 अभी सीखा अपन ने, पाई यहाँ पर 3 पाई बाई 2, देन कितना 2 पाई, सेम कहानी माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई एंड माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 और कितना 2 पाई। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, मिनिमम वैल्यू कितनी -1। जीरो पे कितना देता है 0, पाई बाई 2 पे कितना 1, पाई पे अगेन कितना 0। साइकिल की बात करें इस तरह से चलेगा, ठीक। सेम कहानी माइनस पाई बाई 2 पे -1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 1, अगेन 2 पाई पे 0। ये किसका ग्राफ हुआ, साइन एक्स का। अब आपको क्या बताना है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। तो प्रोजेक्शन, प्रक्षेप समझ में आना चाहिए, प्रोजेक्शन। चलो इसको समझते हैं। मैथ्स में अगर रियल नंबर की बात करें तो हमेशा स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आता है। बोलो, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो कितनी होगी, 0 होगा। एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करो तो क्या मिले, नेगेटिव मिले। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उस पर क्या बैठेगा, स्क्वायर, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब एफ एक्स लिखें या वाई लिखें, ये एफ एक्स है या वाई लिखें, तो y अपनी लाइफ में कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब y क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या मीनिंग हुआ, ये जो हिस्सा नीचे नज़र आ रहा है इसे आप ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। y क्या नहीं हो सकता, ये y है, ये पॉजिटिव हो रही है क्या, नेगेटिव, तो y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये हिस्सा कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। ये वाला हिस्सा भी आपके पास कहाँ आया, ऊपर की ओर। बाकी सेम कहानी। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना वो कौन सा ग्राफ है, ये वाला। ये किसका ग्राफ है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो ग्राफ किसका है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। और यही ग्राफ आपको किसका मिलेगा, मॉड एक्स का मिलेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि y कभी भी क्या नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। ऋणात्मक नहीं आएगा मतलब बिलो एक्स एक्सिस नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस। तो अब इसका टाइम पीरियड आपको लिखना है, तो इसका टाइम पीरियड कितना लिखेंगे आप, टाइम पीरियड मतलब क्या, किस इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो रही। तो देखो 0 से पाई, वहाँ पर ये 2 पाई पे चेंज हो रहा था, 0 से कितना चल रहा था 2 पाई, फिर वैल्यू रिपीट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो पाई इंटरवल के बाद जैसा का जैसा फिर आ गया। इधर भी देख लो नेगेटिव में, ये पाई इंटरवल फिर वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा हो,
साइन स्क्वायर एक्स या मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इसका टाइम पीरियड हमेशा कितना होता है, पाई होता है, ना कि 2 पाई होता है। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का और मॉड ऑफ साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की कहानी कंप्लीट। कितना टाइम पीरियड मिलेगा आपको, जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा हो तो ग्राफ बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। कब, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो आपको ग्राफ के बिना आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वो बोलेगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स का एरिया कैलकुलेट कीजिए, किसके बीच में, 0 टू 2 पाई बोला है, तो आपको सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ना कि नीचे वाला। क्लियर सभी को, है ना। तो यहाँ पर मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स या मॉड ऑफ साइन एक्स की कहानी कंप्लीट होती है। तो इसके लिए भी मैं एक जनरलाइज फार्मूला लिख देता हूँ। क्या जनरलाइज करें कि यदि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स नज़र आए या मॉड ऑफ साइन एक्स नज़र आता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होगा, पाई होगा। देन इसको और जनरलाइज करूँ तो एफ ऑफ एक्स साइन की पावर एन एक्स है, और n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इवन, है ना, सम संख्या को बिलोंग करता है। अगर n कैसा होगा, इवन होगा, उस सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई होगा। और यहीं पर यदि वो आपको साइन एम एक्स लिख के दे देता है तो इस सिचुएशन में इसका जो टाइम पीरियड होगा वो पाई अपॉन एम बनेगा। अगर इस सिचुएशन में आपको दिया है तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना मिलेगा, पाई अपॉन एम मिलेगा, है ना। ये इसका टाइम पीरियड होता है। सिमिलरली 10 का भी पता होना चाहिए। तो ये जनरलाइज चीज़ें हो गई जो आपको 1 बाय 1 सारी कैलकुलेट करते आना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन 10 का भी पूछा जाता है ना। तो अब आपका जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। उसमें टाइम पीरियड पूछा गया था, इसलिए मुझे आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ा। तो मैं वापस क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ जहाँ आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है। उसकी वजह से हमने ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन को पढ़ने के लिए हमने सारे तामझाम किए। क्या बोला गया है, ln ऑफ 2, ln मतलब अंडरस्टूड हो गया कि log का बेस कितना है, e है, 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स। 2 प्लस साइन स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ln ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स। आपको फुकट का कंफ्यूज कर रहा है, फंक्शन क्या है, बस ये ध्यान रखिए कि एफ एक्स में x प्लस टी पुट करना है तो t की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपने सिंप्लीफाई किया, 2 लिखा, साइन पाई प्लस थीटा। अब आपका क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कल ही मैंने आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कहाँ पर बदलता है और कहाँ पर नहीं बदलता है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और कितना 360 डिग्री। तो हमें किसी चीज़ को यस बोलना हो और नो बोलना हो तो समझ में आता है, मतलब कहाँ पे, है ना। यस बोलना हो, हाँ हाँ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, है ना। और नो बोलना हो तो क्या, यस बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, मतलब बदलेगा। तो यस मतलब ऊपर और नीचे, कहाँ पे बदलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। नहीं बदलेगा तो क्या, लेफ्ट और राइट, तो नहीं बदलेगा। कहाँ पे नहीं बदलेगा, 180 और 360 पे नहीं बदलेगा, सीधा सा हिसाब। तो कितना, साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, तो क्या मिलना है रिजल्ट, साइन एक्स आना है। पाई प्लस पाई मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ पर प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड। थर्ड में साइन एक्स क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया, लेकिन ऊपर क्या बैठा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। देन ln 2 प्लस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही बना। तो ये आपको एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x प्लस टी ऐसा क्या पुट करूँ, t की वैल्यू क्या पुट करें कि ये वापस सेम फंक्शन बन जाए। तो आप देख सकते हैं और भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर t के प्लेस में पाई पुट करके देखिए, है ना। पाई पुट किया मैंने तो क्या मिलेगा, ln 2 प्लस साइन स्क्वायर, अभी किया आपने, सेम फंक्शन आ गया, है ना। x प्लस कितना पाई, तो x प्लस पाई, पाई प्लस एक्स करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा 2, ये नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा तो वापस पॉजिटिव आ गया। तो क्या मिला, सेम फंक्शन मिल गया, देख लीजिए।
आप एफ ऑफ एक्स लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वापस आपको क्या मिला, एफ एक्स मिला। 2 पाई पे भी वैल्यू बदल जाएगी, 3 पाई पे भी बदलेगी, तो टी में जो वैल्यू आएगी क्या क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे बदल रही, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। बट आपने जब टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी तब क्या बोला गया था, क्या वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, किसकी, टी की मिनिमम वैल्यू। तो अगर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें आप x प्लस टी पुट करते हैं और वो फंक्शन वापस आपको f ऑफ x प्रोवाइड करता है, तो t जो होता है वो उस फलन का टाइम पीरियड कहलाता है। t क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और यहाँ पर t की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, t का जो मिनिमम मान होगा, वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, पाई होगी। तो इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या मिलेगा, ऑप्शंस चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शंस पे चले जाइएगा। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कौन सा, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में टाइम पीरियड कितना होगा, पाई होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। ये चीज़ समझने के लिए आपको सिखाई थी, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बेसिक था जो आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। ठीक, ओके।